गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कल तक जो हमने टॉपिक पढ़े सभी ने कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया। क्लास नोट्स पढ़ रहे हो आप लोग? रिवीजन हो रहा है ना? अच्छा, और पीवाई क्यूज देखे? पीटी के देखे थे, मेंस के भी देखिएगा, ठीक है। और कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था राष्ट्रवाद से रिलेटेड, उसका आपने एक्सप्लेनेशन किया, लिखने की कोशिश की उसको थोड़ा डिटेल में। उससे आप ये ध्यान रखना, आपके कम से कम 3 से 4 जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जिस भी एंगल से क्वेश्चन बने राष्ट्रवाद के लिए, है ना, कि राष्ट्रवाद में किस तरीके से ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार रहीं, समझ रहे हो? तो किसी भी एंगल से वो पूछ ले, चाहे वो सामाजिक नीति पूछे, आर्थिक नीति पूछे, प्रशासनिक नीति पूछे, है ना, या उपनिवेश काल के दौरान भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक बताइए, है ना, यहाँ यही आ जाएंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे, उपनिवेश काल के दौरान पूछे, 19वीं शताब्दी में पूछे, समझ रहे हो, यही सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर? 20वीं शताब्दी पूछे, 20th सेंचुरी, तो उसमें और आप क्या लिख सकते हो, जैसे बंगाल का विभाजन वगैरह, उसको भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक। तो वो इवेंट्स बस आप याद रखना, अगर वो स्पेसिफिक टाइम देता है, 19th सेंचुरी देता है, तो 1801 से 1900 तक का आप याद रखना कि क्या क्या हुआ था इस दौरान। 20वीं शताब्दी पूछ रहा है तो मतलब 1900 के बाद से जो शुरू हुआ है, उन इवेंट्स को याद रखना। हेडिंग वही तीनों आ जाएंगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक, समझ रहे हो? उसी हिसाब से आप उसको लिखते चले जाना। बस इवेंट जो हो गए 20th सेंचुरी में, जो इवेंट हुए होंगे उनको आप लिख देना, समझ रहे हो ना? तो आप आंसर राइटिंग जो है ना, ये एक आर्ट है, बस चीजें वही है, इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी। अब वो आप क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि उसे लिखना कैसे है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा होंगे, ठीक है। 2 तरह की प्रॉब्लम आएंगी, या तो वर्ड्स कम आएंगे आपके पास, कम होंगे, या ज्यादा होंगे। और यही यूपीएससी एस्पिरेंट की समस्या है, दोनों ही केसेस में गड़बड़ है। लेकिन शुरुआत में ये उम्मीद खुद से मत करिए, हम भी नहीं करते आपसे, कि शुरुआत में आपका जो आंसर हो वो परफेक्ट हो, समझ रहे हो? अगर 150 वर्ड लिखा हुआ है, आप यूपीएससी की स्ट्रेटेजी को समझिए। अब सोच के देखिए, क्या उसे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका ज्ञान उसे जानना है क्या? नहीं जानना उसे। अब सोच के देखिए, कोई भी अगर एक क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है और उसने वर्ड लिमिट लिख दी 150, 150 शब्दों में आपको अपना आंसर अगर लिखना है, तो आप सोच के देखिए, अगर उस, कई बार क्या होता है, यूपीएससी अपने क्वेश्चन में एक से ज्यादा बात पूछ लेता है। कल वाले क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, राष्ट्रवाद से ही ले लेते हैं, कि औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रवाद के उदय में उत्तरदायी जो कारक थे उनकी चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शब्द ध्यान रखने हैं आपको? औपनिवेशिक काल ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद याद रखना है। क्वेश्चंस के जो शब्द हैं ना, उनसे आप ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर में पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रवाद का जो उदय भारत में हुआ उसके लिए उत्तरदायी कारक, तो शुरुआत में ही क्या शब्द दे दिया? शुरुआत में ही क्या शब्द दे दिया? उत्तर औपनिवेशिक काल। इसका मतलब औपनिवेशिक नीतियां रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो? हाँ जी। अब यही यूपीएससी में आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में इतनी आपको लग रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, अब यूपीएससी की चाल समझिए, उसकी जरूरत समझिए, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट समझिए। 150 वर्ड में यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस आंसर का आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, फिर मेन आंसर लिखोगे, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, और उसके बाद आप उस आंसर को कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो आप 150 वर्ड में, यूपीएससी ये देखना चाहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिव वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड टाइम में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो।
समझ रहे हो? और गलती यही होती है, गलती यही हो जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन की ओर ध्यान रह जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंटेंट मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। नहीं, वो नहीं। यूपीएससी जब वर्ड लिमिट दे रहा है, फॉर्मेटिंग आपको करनी है, तो आप खुद सोचिए 100 शब्दों में जो मेन आप जो यहाँ पर आंसर लिखोगे 100 वर्ड्स में, इन 100 वर्ड में आपकी जितने भी क्वेश्चन में पूछी गई बातें हैं वो सारी आंसर में होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सेलेक्टिव। बात पूरी कहनी है, कम शब्दों में कहनी है और निश्चित समय सीमा के अंदर कहनी है। 7 से 9 मिनट का समय, सोच के इतना एवरेज मान के चलिए आप, तो उतने में आपको क्वेश्चन समझ भी लेना है कि इसमें पूछा क्या गया है, आपको एक रफ फॉर्मेटिंग भी बना लेने हैं, और उसके बाद आपको सही शब्दों का प्रयोग करके सही तरीके से सही फॉर्मेट में अपना आंसर लिख देना है। कई बार एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बात पूछ ली जाती है, ठीक है? तो ये सोच लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है पूरा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड है तो आपका आंसर भी बैलेंस होना चाहिए, दोनों ही बातों को इक्वली आपको मेंशन करना है, ठीक है? इंफॉर्मेशन होना एक तरफ, उस इंफॉर्मेशन को आंसर के फॉर्मेट में लिखना इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ताकि आप पीटीबी क्वालिफाई करें, लेकिन पीटीबी क्वालिफाई तब होगा जब उस इंफॉर्मेशन को पीटी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है? इसलिए जो भी एस्पिरेंट ये सोच के तैयारी करता है कि हम लगातार चलो 8 महीने 10 महीने हम पहले प्रिपरेशन कर लें, प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे, पहले पढ़ तो लें, वो गलत है। आप खुद सोचिए, जिन बुक्स को पढ़ते पढ़ते इतने बड़े हो गए है ना, एनसीईआरटी वगैरह की बुक, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक भी होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी होते हैं, टर्म्स वाले टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना? तो आप खुद सोच के देखिए, जब हमारी खुद की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि एक आपने कोई कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर आपने पढ़ा, पढ़ते ही अपना परीक्षण कीजिए कि आप हर तरीके के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। फिर वो दूसरा चैप्टर शुरू करता है, फिर उसको पढ़िए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, उसके आंसर लिखने की कोशिश करिए, उसको सॉल्व करिए। आप अपने आप को हर कदम पे टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने चैप्टर पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर पाया, मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन इसमें थी वो अच्छे से गेन कर ली, मैंने एब्जॉर्ब कर ली, समझ ली मैंने, ठीक है? वन लाइनर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, आपने जो पढ़ा वो आपको याद है, तो आपको पता है कि यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे क्या फिल करना है, समझ रहे हो? जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, जिनकी व्याख्या करनी है 50 शब्दों में, 100 शब्दों में जिनकी व्याख्या करनी है, वो अगर आप व्याख्या कर पाए तो समझ लेना कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया और आप उसे लिख सकते हो, आप उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर सकते हो। तो ये एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उससे सॉल्व करिए, वहां से शुरुआत करिए आप। और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, ये मत सोचिए कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं तो मैं इसके क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं, नहीं, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वहीं से करिए, क्योंकि जब आप 6th क्लास में थे ना, तब आपने सिर्फ रट के आंसर लिखे थे, समझ कर नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि समझ के लिखा गया होगा, समझ लो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर लिखाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, लाइन बाय लाइन याद किया जाता है, ऐसे टहलते टहलते याद कर रहे होते हैं, बीच में एक लाइन भूल गए, उसके बाद फिर पूछते हैं बस एक शब्द बता दो, पूरी लाइन बता दूंगा, है ना? ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो शायद पढ़ने का तरीका अलग था, ऐसे ही पढ़ी जाती थी तब चीजें, या ऐसे पढ़ाया जाता था। अब आप देखिए, आप उसी 6th क्लास की एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो कहोगे कि ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है, बहुत ज्यादा बातें लिखी हुई है इसमें।
ठीक है, एनसीईआरटी से शुरू करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए और इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल छोड़ दो कि मैं पहले सारे सब्जेक्ट पढूं उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूं, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो आप अपने साथ बिल्कुल गलत करेंगे। ईमानदारी से कह रही हूं, आप अपने साथ गलत करेंगे। ठीक है, जितनी देर आप पढ़ रहे हो, आप 6 घंटे अगर क्लास अटेंड करके उसको रिवाइज कर रहे हो, 6 घंटे 7 घंटे इस काम में लगा रहे हो, तो एटलीस्ट 50% से ज्यादा टाइम आप रिवीजन में और प्रैक्टिस में लगाइए। और मैं तो कह रही हूँ, अगर उतना टाइम अगर आप लगा देते हो, इक्वल लगा देते हो, तो आपको इस बात की फिक्र करने की ही जरूरत नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। विश्वास करके देखो और प्रैक्टिस करके देखो, ऐसे सुन के मत विश्वास करो। ठीक है, इसको अभ्यास में लेकर आओ, खुद से इसकी प्रैक्टिस करके देखो, 15 दिन 20 दिन 1 महीने एक सब्जेक्ट के साथ करके देखो प्रैक्टिस आप ऐसी, फिर आप अपने अंदर चेंज देखना। और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीलिम्स के कह लो, मेंस के कह लो, वो सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, है ना। तो जो आप पढ़ रहे हो उससे आप खुद को आप चेक करिए कि जो आपने पढ़ा, अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन समझ पा रहे हो, उस पर लिख पा रहे हो, उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब अब जो पूछेगा यूपीएससी वो भी आप कर दोगे, यही होगा ना। लेकिन गलती कहाँ होती है, यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करने के बजाय बच्चे शुरुआत करते हैं मार्केट के टेस्ट पेपर से। मार्केट के टेस्ट पेपर से क्या मार्केट वाले थोड़ी ना पेपर लेंगे, सोचने वाली बात है। जो अथॉरिटी पेपर लेगी ना, उसे देखिए आप कि आपने पहले, देखते हैं हम आपने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप उसको देखिए पहले, फिर उस जब आप पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएं, तब आप अभ्यास करने के लिए फिर मार्केट से पेपर उठाएं। समझ रहे हो? उस हिसाब से तैयारी करके देखो, फिर देखना कौन रोक सकता है आपको। करके देखिए आप तैयारी। किसी किसी को, वो कहते हैं ना, किसी को बाहर से मोटिवेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ही नहीं जरूरत, आप खुद ही कर लेंगे अपना काम। और प्रेशर भी इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि टाइम से प्रैक्टिस नहीं होती। जब प्रैक्टिस नहीं होती तो आपको पता ही नहीं है आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है कि नहीं है, आप उस पर लिख भी पाओगे कि नहीं पाओगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लाता। कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, एक एक सब्जेक्ट पूरा होता चला जाएगा, बर्डन क्रिएट होता चला जाएगा। गलती से कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया जो आपने पढ़ा तो था लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं यकीन से बता रही हूं, आप खुद कहोगे कि मैंने 6 महीने क्या किया, मैंने 1 साल मैंने क्या किया। सेल्फ डाउट की सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है, डे 1 से पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो। ये सोचना ही मत कि मैं पहले सब्जेक्ट खत्म करूं उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूं, ये सोचना ही नहीं है। समझ गए? आलस बिल्कुल नहीं करना, बस इस एक चीज को छोड़ दो। ठीक है, कंसिस्टेंसी बराबर रखो। अगर आपने डिसाइड कर रखा है 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है तो 8 घंटे पढ़ना है, वो अपनी एक हैबिट बना लो। हर परिस्थिति में खुद को ढालने की हैबिट बना लीजिए, क्योंकि समय हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? लाइफ ही अपने आप में एक स्ट्रगल है, ये ह्यूमन लाइफ है ना, इसका दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। तो उस हिसाब से रहो। अगर आप खुद की कोई पहचान बनाना चाहते हो, खुद का अपना एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हो, तो आप खुद पे मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए। और आप देखिए जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपको बहुत अच्छी खुशी होगी। एक तो होती है सफलता जो मिलती है कि हाँ पैसा, प्रेस्टीज, सोशल रिस्पेक्ट एंड ऑल, ये सब चीजें ये अलग हैं, ये मायने नहीं रखती। ये जो अंतरात्मा होती है ना, ये बताएगी आपको कि आपने क्या किया। आईएएस बन के लोग खुश नहीं होते, वो बनने के बाद संतुष्ट नहीं होते अपने सक्सेस से। तो आईएएस बनना कोई अचीवमेंट नहीं है जब तक आप खुद खुश नहीं हो, आपको खुद से यकीन ना हो कि मैंने कुछ किया।
वो थोड़े बहुत दिन दुनिया जो है ना एक ऑरा क्रिएट कर देती है, 10-15 गाड़ियां आएंगी, रिपोर्टर्स आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपको लगेगा पता नहीं मैं तो जमीन से एकदम से आसमान पे चला गया। कोई आसमान में नहीं जाता, आप कदम जमीन पे रखिए, वरना हवा में रहने वाले हवा में रह जाते हैं। हाँ, एक आम इंसान से एकदम से जब आप एक बड़े ओहदे पे पहुंचते हो तो एक अलग ही जोन पहुंच जाता दिमाग, समझ रहे हो। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आपसे ऊपर बहुत है और आपको हवा के लिए काम नहीं करना, आपको यहीं जमीन में रहने वाले लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए ना आप अपना व्यक्तित्व बनाना सीखिए, ठीक है, अपनी एक पहचान बनाना सीखिए और एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनिए। सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं, बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बनिए, ठीक है, ताकि आप सबसे पहले तो आपको प्राउड हो। वरना प्राउड, समाज का प्राउड का क्या है, वो तो आप एक बड़ी गाड़ी लेके निकलोगे तो भी 4 लोग देख लेंगे, एक अच्छा घर बना लोगे तो भी 4 लोग देख के तारीफ कर देंगे, और जिनको नहीं तारीफ करनी हो तो बनने के बाद भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो। और माँ बाप से प्यारा कोई नहीं होता, वो तो आप जिस चीज में आप संतुष्ट हो ना, खुश हो, जिस नौकरी में आप खुश हो वो उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन आप अपना देखिए, समझ रहे हो। अगर आपको लगता है आप आईएएस बनने की काबिलियत रखते हो, बनने के बाद आप अच्छा काम करोगे, आप काबिल हो उस चीज के, तो फिर आप अपनी काबिलियत को जस्टिफाई करिए, वरना फिर खुद के साथ गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। बढ़िया से तैयारी करिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस, ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं शुरुआत कर रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करिए, बेसिक एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए एनसीईआरटी का, सारे प्रैक्टिस कर डालिए। ये मत सोचिए कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्यों फिल करूं, नहीं। कई बार यूपीएससी टर्म बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, छोटे छोटे बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वहां से क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी का। तो वहां उस बुक को आप ये सोचिए, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे मुझे गेन करना है, मुझे समझना है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जो मुझे नहीं पता उस बुक का। और आप पिछले 2-3 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स इन चीजों से बाहर नहीं जाते। हाँ, अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ के कहोगे तो हमें तो नहीं मिला, ये क्वेश्चन कहाँ यूपीएससी ने एनसीईआरटी से पूछ लिया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटी मोटी किताबें, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कम किताबें ज्यादा बार पढ़िए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार करिए। और पीटी का, अभी पीटी आने वाला है ना, जो बच्चे 24 में पेपर देने वाले हैं, हर रोज क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए, हर रोज 2 घंटे की सिटिंग लगाना अभी से शुरू कर दो, अभी से फोन वोन सब साइड में रख के सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उस माहौल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, सबसे अलग बैठ के फोन वगैरह साइड में रख के 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और आप देखो तो सही 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना। हमें हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें किसी में भी ऐसे नहीं हमें कोई एक्सपर्टीज लेनी है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सपर्टीज लेनी है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यूपीएससी के हिसाब से जितना जरूरी है उतना पढ़ो, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो, और बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, ये आपको ईमानदारी से खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और आप खुद देखिएगा, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप खुद में चेंज महसूस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, खुद ही आएगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग लिखिए, आज का जो टॉपिक है नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित। हाँ, तो जो परिणाम थे ना, उन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होगा, अलग अलग डिमांड्स होंगी। हाँ, तो आप उसको लिख कर लाइएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मंडे उसे मैं करा दूंगी, ठीक है। हम्म।
प्रतिक्रिया आर्थिक की क्या रही? इसकी प्रतिक्रिया रही विद्रोह हुए समय समय पर। हाँ, और जो भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये भारत के जो धन है उसका निष्कर्षण है। धन के निष्कर्षण का सिद्धांत आया था ना, है ना? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हो, भारत की जो धन संपत्ति है उसका दोहन कर रहे हो, उसको यहां से लेकर ब्रिटेन जा रहे हो। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से इसकी प्रतिक्रिया आई, फिर डिमांड्स आने लगी। अब जो कल वाला जो प्रतिक्रिया वाला जो कॉलम है उसमें काफी सारी चीजें आज भी आपको क्लियर होंगी जब हम नरमपंथी और गर्मपंथी पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं इसका गठन हुआ 1885 में और इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा हिस्सा लिया गया। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिस समय इसका गठन हुआ था ना, उस समय इसका उद्देश्य क्या था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था? जागृत करना। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन में भी सभी को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था भारतीयों में, ध्यान से समझना, आज वाला जो टॉपिक है वो पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य था इनका। पहला उद्देश्य क्या था कि स्वयं भारतीयों में पहले राजनीतिक चेतना आनी चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। ठीक है, एक समझ विकसित होनी चाहिए भारतीयों के अंदर। कैसी समझ विकसित होनी चाहिए? राजनीति की समझ भारतीयों के अंदर आनी चाहिए। अब राजनीति की समझ से तात्पर्य क्या है? देखो, आज का जो टॉपिक है ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप भी सोचेंगे, आप भी बोलेंगे, ऑनलाइन वाले भी। मैं कहूंगी कि इंटरेक्टिव सेशन होगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप अपने आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही आप जो है डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में भी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल फोकस रखिएगा क्लास में। यहां से आपके मेंस के क्वेश्चन बहुत बनेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं जितने क्वेश्चन हम सारे यहाँ डिस्कस कर ले वो सारे के सारे, ऐसा थोड़ी है सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ ऐसी बना लेनी है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये बताइए, भारतीयों में ये पहला उद्देश्य था कि सबसे पहले जिनके लिए ये राजनीतिक मंच बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? भारतीयों के लिए। तो भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच बना है, भारतीयों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर आए, उनके अंदर एक समझ विकसित हो। तो राजनीतिक समझ से क्या तात्पर्य है बताइए? राजनीति मतलब सबसे पहले शासन की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब शासन व्यवस्था का पता होगा, ये पता चलेगा कि शासन किसके लिए होता है। एक शासक वर्ग होगा, दूसरा शासित वर्ग होगा। तो शासन व्यवस्था जो होती है वो किस लिए होती है? जो शासक वर्ग होता है वो क्या करता है? नीति निर्माण करता है। किसके लिए? वो पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के विकास के लिए, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए। ठीक है, अब जब शासन व्यवस्था के बारे में भारतीयों को जागरूकता मिलेगी, जब उनको जानकारी मिलेगी, तो उनको यह भी पता चलेगा कि शासन में जनता की कितनी भागीदारी होती है, जनता के कितने
दायित्व होते हैं, कितने अधिकार होते हैं, ठीक है। और जब उनको पता चलेगा शासन व्यवस्थाओं के बारे में, तब जाके ही तो जनता क्या करेगी, अपने जो अधिकार होंगे उनकी मांग करेगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करेगी, ठीक है ना। मान लीजिए आप हो, एक विद्यार्थी होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बताइए। हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो किसके लिए, आप एक अधिकारी बनने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो उस शिक्षा से आपका व्यक्तित्व तो वैसा अधिकारी जैसा बन जाना चाहिए। जो पद आप ग्रहण करने जा रहे हो ना, जो करना चाहते हो, उसके जैसा पहले अपना व्यक्तित्व बने, जैसी जरूरत हो, जितने ज्ञान के, जिस तरीके से ज्ञान की जरूरत हो वैसा ज्ञान आप अर्जित करें, समझ रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं करें। ऐसे जब स्टूडेंट लाइफ में होते तो स्टूडेंट, देखो शिक्षा जो होती है ना, मानव विकास का काम करती है, मानव संसाधन का विकास करती है। तो जब स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, अपने आप को एक मानव संसाधन के रूप में बनाना, विकसित करना। जितने भी ह्यूमन आपको दिखाई देते हैं, क्या वो सारे ह्यूमन, क्या वो एक ह्यूमन रिसोर्स है? नहीं है, नहीं है। सब रिसोर्स क्या होता है, जब आप नेचुरल रिसोर्स की भी बात करते हो, ह्यूमन रिसोर्स की भी बात करते हो, तो रिसोर्स क्या क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में संसाधन है या नहीं, किसी भी संसाधन का भंडार है या नहीं, ये अलग मैटर है। भंडार इतना हो मात्रा में और गुणवत्ता में कि जब उसका दोहन किया जाए, उसे बाहर निकाला जाए, तो जब उसको यूजेबल बना लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितना उसके ऊपर खर्चा लगाया ना, उससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए। मतलब जो भंडार है किसी भी चीज का, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे डिपॉजिट्स हैं अच्छे, अब मात्रा भले ही यहाँ पे ज्यादा हो लेकिन इसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो क्या ये संसाधन हुआ? नहीं, इसके एक्सट्रैक्शन में उतना खर्चा लग जाएगा जितने की इसकी कीमत नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ये रिसोर्स ही नहीं माना जाता। तो एक स्टूडेंट लाइफ में ह्यूमन की सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आप को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करना, ठीक है। तो इसीलिए जागरूकता जरूरी होती है, और भारतीयों के लिए सबसे पहले क्या जरूरी था, क्या उद्देश्य रखा गया आईएनसी में, कि उनको जागरूक करना है, उनके अंदर राजनीतिक चेतना लेकर आनी है, ठीक है, समझ विकसित करनी है। ये तो हुआ भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा उद्देश्य इसका ये था, दूसरा किसके परिप्रेक्ष्य में होगा, ब्रिटिश शासन। इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन को भारतीयों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराना, उनको बताना कि आपकी जिम्मेदारी भारतीयों के प्रति बनती है। तो जो शासन व्यवस्था है वो किसके अनुकूल होनी चाहिए, भारतीयों के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए शासन से भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग ये इनका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा कि एक तो शासन व्यवस्था में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दीजिए, जब भारतीयों का प्रतिनिधित्व होगा तभी जाके आपको पता चलेगा कि इस क्षेत्र में या भारत में किस तरह की नीति निर्माण करना जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नीति निर्माण कैसा होना चाहिए, भारतीयों के हित में, ठीक है। तो लिखो, नीति निर्माण भारतीयों के हित में हो। ये इनके उद्देश्य थे। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, इससे सोच के मुझे बताइए कि नीति निर्माण भारतीयों के हित में हो, तो यहां पर सारी नीतियां आप एक बार समझ सकते हो,
नीति निर्माण है तो मतलब जो प्रशासनिक नीति होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, भारतीयों के अनुकूल होनी चाहिए। आर्थिक नीति बनाई जाए, आर्थिक नीति जिसमें राजस्व हो, जनता के प्रति व्यवहार की बात हो, अगर कहीं अकाल पड़े तो जनता को राहत पहुंचाई जाए, जनता की मदद की जाए, रियायत दी जाए, उन्हें राजस्व में कमी की जाए, समझ रहे हो, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए, सुविधाएं दी जाए, जन सुविधाएं बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाई जाए, ताकि मानव संसाधन कैसा रहे, स्वस्थ रहेगा तभी तो काम करेगा, शिक्षा का प्रसार हो। तो यहाँ पर नीति निर्माण भारतीयों के हित में होने से मतलब क्या है कि चाहे वो नीतियां प्रशासनिक हो, चाहे वो नीति आर्थिक हो, या फिर वो नीति समाज के हिसाब से हो, सामाजिक हो, वो सभी कैसी होनी चाहिए, भारतीयों के हित में होनी चाहिए। देखो आप किसी भी बात को अगर आप इस तरीके से सेपरेट कर करके पढ़ना और समझना सीख गए, तो अगर इन केस यूपीएससी के मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो, तब भी आप अपना आंसर लिख सको, वो समझ आ जाएगी अपने आप। ठीक है, इन चीजों को इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया करो, समझने की कोशिश कर लिया करो कि नीति निर्माण भारतीयों के हित में मतलब जितने भी नीतियां बनती हैं, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, चाहे फिर वो सामाजिक नीति हो। जहां सामाजिक नीति की बात आ जाएगी तो समाज का मूल केंद्र क्या होता है, ह्यूमन, मानव होता है समाज का मूल केंद्र। तो सामाजिक नीति कैसी होनी चाहिए, मानव के विकास के लिए होनी चाहिए। और मानव का विकास किससे होता है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जन सुविधाओं से, ठीक है, समानता से, स्वतंत्रता से, तभी तो मानव का विकास होता है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए, उसमें भी क्या कहा, जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे अधिकार माने जाते हैं, ये वो आवश्यक अधिकार माने जाते हैं जो उस देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो। और अगर उस देश की सरकार स्वयं वो अधिकार नहीं दे रही तो जनता उन अधिकारों की मांग करे। तो उन्हीं चीजों के लिए भारतीयों को तैयार किया जा रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। ये इनके प्राथमिक उद्देश्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आप सोचिए, जिन्होंने ऐसे उद्देश्य रखकर और फिर एक संगठन बनाया हो, वो राष्ट्रवादी नेता खुद कितने अग्रिम सोच वाले होंगे, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ उनके अंदर कितनी ज्यादा होगी, राष्ट्रवादी भावना उनके अंदर कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये तो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत से ही जो उद्देश्य था उसकी बात। अब बात करते हैं कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, क्या उन सबकी विचारधारा एक समान थी? क्या आप इतनी इस पूरी क्लासरूम में या ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठे, क्या सबकी विचारधारा एक समान है? नहीं है। क्या आपके विचार हर सिचुएशन में एक जैसे होते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी राष्ट्रवादी नेता शामिल थे, जैसे हम शुरुआत की कहें तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे, तो 72 की सोच एक जैसी नहीं होगी, लेकिन एक कॉमन विल जरूर थी। और वो विल क्या थी कि अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना भारतीयों के लिए। एक कॉमन विल जरूर थी, लेकिन फिर भी सबकी विचारधारा अलग थी। अब विचारधारा लिखो, और आगे लिख देना राष्ट्रवादी नेता, भारतीय राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, अब देखो जितने भी लोग शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उन सब की विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। वो राष्ट्र के लिए राजनीतिक रूप से कुछ करना चाहते थे। ठीक है, ये एक कॉमन विल थी। अब हुआ ये कि जैसे जैसे 1885 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू किया, ध्यान से समझना, ठीक है। 1885 में गठन हुआ, 85 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना काम करना शुरू किया। अपना काम करने का मतलब क्या है? अलग अलग स्थानों पर अधिवेशन किए, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, है ना, जनसभाएं बुलाई गई, भाषण दिए गए,
नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, इन सबको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रचनात्मक कार्य। तो इन सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क से उन्होंने क्या किया? भारत के अंदर राष्ट्रवाद को प्रसारित करने का, एक तरफ हम ये कहें कि राष्ट्रवाद का प्रसार किया जा रहा था। राष्ट्रवाद का प्रसार, राजनीतिक चेतना का प्रसार, ठीक है, ये दो शब्द याद रखना। अब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, ये तो हुआ आईएनसी का काम, ध्यान से समझना। दूसरी तरफ यहां पे कौन थे? ब्रिटिश शासन था। अब जब एक तरफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अपना काम कर रही थी, उसी समय शासन भी क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था, नीति निर्माण का काम करना। 1885 के बाद से जब शासन ने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो रहा है, लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता फैलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि एक नागरिक होने के नाते आपके क्या अधिकार बनते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे शासन के विरुद्ध है, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं, और भारतीयों का एकजुट होना, यूनाइट होना, ये साम्राज्यवाद की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं। उपनिवेश की जनता अगर एक होना शुरू हो जाए राष्ट्रवाद के हित में, तो फिर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसके लिए ठीक नहीं है? साम्राज्यवादी शासन के हिसाब से ठीक नहीं है। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया? इन्होंने अपनी नीतियां ऐसी बनानी शुरू कर दी 1885 के बाद से। 1885 के बाद से इन्होंने अपनी नीतियां परिवर्तित करना शुरू कर दिया। इन्होंने पक्षपात बढ़ा दिया। एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या को क्या करना शुरू कर दिया? सप्रेस करना शुरू कर दिया। हिंदू जनता को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में आकर, भारतीय जनता के दबाव में आकर 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, डिस्कस किया था हमने। भारतीय परिषद अधिनियम आया, और इस भारतीय परिषद अधिनियम में क्या कहा गया कि भारतीयों की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। उनको परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे चेंज आया। अब जब ये चेंज आया तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये खुश हुए होंगे, इनको क्या लगेगा कि इनको सफलता मिली 1892 में। और ये कैसा काम था बताइए? इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? ये कैसा काम था? ये एक विधायी काम था, संवैधानिक कार्य था। ये संशोधन कराया गया था 1861 में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरुआत से ही किस तरीके के मेथड्स यूज किए, कैसे तरीके अपनाए? संवैधानिक उपचारों के तरीके अपनाए, संवैधानिक सुधारों की बात की। मतलब इनका माइंडसेट क्या था? ये सोचते थे कि संवैधानिक तौर तरीकों से भारतीयों को शासन में लेकर आते रहो, और धीरे धीरे ये शासन किसका हो जाएगा? भारतीयों का हो जाएगा। ब्रिटिश के अधीन ही, ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारतीय इस शासन में शामिल हो जाएं। अब दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि इनके प्रेशर में हमने 1892 का संशोधन कर दिया, इतने से नहीं रुक रहे। भारतीय क्या कह रहे हैं कि नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्यों नहीं पूछने देंगे आप, और प्रतिनिधित्व तो हमें और चाहिए। और डिमांड क्या उठने लगी? ये भी डिमांड्स उठने लगी कि जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है, जो प्रांतों की विधायिका है, वहां पर भी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हो। अब देखो, अब वायसरॉय के साथ साथ कहां की बात उठने लग गई? प्रांतों में। अब प्रांतों की परिषद में, विधायिका में अगर भारतीय नियुक्त होंगे, इसका मतलब रीजनल लेवल पे, जैसे आज हम कहते हैं राज्य सरकार में हिस्सेदारी बनना, तो राज्य में होंगे तो राज्य का, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस होगा, पहचान होगी, जनता उसका समर्थन करेगी। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचना शुरू कर दिया कि ये तो अब 1892 के बाद इनकी तो डिमांड्स और बढ़ती जा रही हैं,
ये तो रुक ही नहीं रहे, ये तो राष्ट्रवाद, ये तो खतरनाक हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने इनकी यूनिटी को ब्रेक करने की नीतियां बनानी शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम विभाजन अलग अलग करना शुरू कर दिया। और 1905 तक आते आते क्या हो गया, 1905 में बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन किया। साफ उद्देश्य जाहिर था, जो इंटेंशंस थी वो बिल्कुल क्लियर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल विभाजन के माध्यम से क्या करना चाहती है, भारतीयों की एकता को तोड़ना चाहती है, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जो प्रसार हो रहा है ना उसको तोड़ना चाहती है, उसको रोकना चाहती है। अब हुआ ये कि पहले पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से सुनना, पहले पूरी आईएनसी संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाती थी। किसको अपना रही थी, संवैधानिक तौर तरीकों को अपना रही थी। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को मानते हैं। कैसी व्यवस्था है ब्रिटिश की, न्यायप्रिय, मतलब अपनी जनता के प्रति कैसा रहते हैं, ये न्यायपूर्वक नीतियां बनाते हैं। ये जैसी ब्रिटेन में नीतियां हैं वैसी भारतीय जनता के लिए भी नीति बनाएंगे, ये विश्वास था उनका। और संवैधानिक तौर तरीकों से भारतीयों को भी शासन में हिस्सेदारी देंगी सरकार, ये भारतीयों का विश्वास था। अब जैसे ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, अब राष्ट्रवादी नेताओं को समझ में आया, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रवादी आंदोलनों का केंद्र बन चुका था। तो सबको समझ में आ गया कि ये तो राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने के लिए किया गया है। अब 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, वैसे ही राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू किया और विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। विभाजन विरोधी जब आंदोलन चला तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना यह था कि जो विरोधी आंदोलन चल रहा है ये बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बंगाल तक नहीं रहना चाहिए। ये विभाजन विरोधी आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए ताकि शासन के ऊपर दबाव बनाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो विभाजन विरोधी आंदोलन है, अगर इसको बंगाल से बाहर ले जाया गया, पूरे देश में ये विभाजन विरोधी आंदोलन चला, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रेसिवली इसको सप्रेस करेगी। इसका दमन कैसे किया जाएगा, बहुत ही आक्रामक तरीके से इसका दमन किया जाएगा। और हमारी अभी तक की, कब तक की, 1885 से लेके 1905 तक की जो संवैधानिक तौर तरीकों वाली जो मेहनत है वो पूरी खराब हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए, एक ही राजनीतिक मंच, दो विचारधाराएं। कैसी विचारधारा, एक क्या कहती है, नहीं, जहां विभाजन हुआ वहीं तक विरोध करो, बंगाल से बाहर मत करो विरोध, संवैधानिक तौर तरीकों से सब ठीक होगा। वहीं दूसरे पक्ष ने क्या कहा कि ये सरकार कभी भी आपको, भारतीयों को सत्ता नहीं देगी, ये औपनिवेशिक शासन है, भारतीयों के हित में हो ही नहीं सकता कभी। तो ये एक ही मंच पर दो तरीके की विचारधारा आई, दोनों पक्षों के अंदर विचारधारा का युद्ध हुआ, विचारधारा की लड़ाई हुई। 1905 से लड़ाई शुरू हुई और 1907 तक बहुत कोशिशें की गई। राष्ट्रवादी नेताओं ने एक दूसरे को समझाने का बहुत प्रयास किया, नरमपंथी सोच, अपनी बात पे अड़े रहे। और जो दूसरी विचारधारा थी उसे क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी, अग्रेसिव, नए राष्ट्रवादी कहा गया इनको, नियो नेशनलिस्ट। और उन्होंने क्या कहा कि अब हम तुम्हारे तौर तरीकों पे हमें कोई विश्वास नहीं है कि तुम जिन तरीकों से शासन से बातचीत कर रहे हो उनसे कोई समाधान निकलेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा अब आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। और 1907 में सूरत का जो अधिवेशन था वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी विचारधारा शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो हिस्से हो गए विचारधारा के रूप में, समझ गए। एक विचारधारा कौन सी,
नरमपंथी जो शुरुआत से चली आ रही थी, और दूसरी गरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको? तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इसकी जो विचारधारा थी, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। विचारधारा को पहला हम 1885 से लेकर 1905, ठीक है, और दूसरा 1905 से स्वतंत्रता तक। और ये समझ लीजिए बीच में एक भी होते रहे, ऐसा नहीं है कि एक नहीं हुए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वापस से ये एक हो भी गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने तौर तरीके नहीं छोड़े। एक किस लिए हुए थे? समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये नहीं था कि विचारधारा छोड़ दी थी, विचारधारा नहीं छोड़ी थी, लेकिन दोनों पक्षों को समझ में ये आ गया था, ना तो अकेले इनके तरीकों से कुछ हो पाएगा, ना अकेले इनके तरीकों से कुछ हो पाएगा। जो भी काम करना है मिलके काम करना है, ठीक है। तो ये विचारधारा चलती रही, साथ में एक और उग्र विचारधारा का बाद में जन्म होता है, ठीक है, वो अलग, लेकिन यहां पे हम सिर्फ दो पढ़ेंगे। इसको लिखो नरमपंथी। देखो कुछ जगह पे ये आपको 1905 से 1915 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1915 तक क्यों लिखा जाता है उसे? क्योंकि 16 में उन दोनों का विलय हो गया था, ठीक है। लेकिन एकजुट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि गरमपंथी विचारधारा के लोगों ने अपनी विचारधारा छोड़ दी हो, ठीक है। तो ये 1905 ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो, 1905 के बाद भी लिख सकते हो। तो 1905 से यहां पर गरमपंथी विचारधारा का जन्म हो। इनको कहा जाता है मॉडरेट और ये एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट आइडियोलॉजी एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को कैसे तैयार करेंगे? सबसे दो तीन पॉइंट्स यहां पे देखने जरूरी हैं। सबसे पहले कि इनकी विचारधारा कैसी थी, गरमपंथी विचारधारा क्या थी, नरमपंथी विचारधारा क्या थी, दोनों, ठीक है। दूसरा, इनका विश्वास क्या था, किस विश्वास पर ये काम करते थे, मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति इनका विश्वास कैसा था, ठीक है। उसके बाद इनके तरीके, मेथड्स, मेथड, उसके बाद इनकी मांगे, डिमांड्स, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनका योगदान, कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों का क्या योगदान रहा और राष्ट्रवादी आंदोलन में गरमपंथियों का क्या योगदान रहा। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं ये ध्यान सुनना। पीटी में क्वेश्चन आएगा कि नरमपंथी और गरमपंथी के नेता से संबंधित भी पूछ लेगा कि कौन से नेता नरमपंथी या गरमपंथी दल के नेता थे, विचारधारा वाले नेता थे। दूसरा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पीटी में आ सकता है इनकी विचारधारा से रिलेटेड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि ये इनकी विचारधारा कैसी थी, उदार विचारधारा थी, ब्रिटिश शासन के प्रति ये कैसा विश्वास रखते थे। एक स्टेटमेंट मान लीजिए विचारधारा से आ गई, एक विश्वास से आ गई, एक इनके मेथड से आ गई, है ना। इनकी डिमांड्स क्या क्या थी, वहां से स्टेटमेंट बेस्ड पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, मेंस में मेनली जो क्वेश्चन बनेगा वो कहां से बनेगा, आपका इनके कंट्रीब्यूशन से एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है कि, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जेन्युइन भी है, कि भारत के राष्ट्रवादी नेता, दो अलग अलग विचारधारा वाले नेता, एक उदारवादी विचारधारा नरमपंथी जिनको कहा गया, एक दूसरी कैसी, उग्र विचारधारा वाले, ठीक है, गरमपंथी, ठीक।
तो इन दोनों के ही योगदान कैसे रहे? क्या ये कहा जा सकता है कि सिर्फ नरमपंथी दल के नेता जो थे या नरमपंथी विचारधारा से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफलता मिल सकती थी? क्या सिर्फ गरमपंथी विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन को सफलता मिल सकती थी? यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको इनके कंट्रीब्यूशन जैसे, और एकदम से ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में तो आप लिमिटेड लिखोगे उनका योगदान कैसा रहा। उनका योगदान तो तब लिखोगे ना जब आगे की हिस्ट्री पढ़ोगे। समझ रहे हो कि किस तरीके का काम इन्होंने किया, कैसा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया। तो वो तो जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, इनकी एक्टिविटीज पढ़ोगे, तब समझ में आएगा, तब इनका ये वाला आंसर आपका तब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो अब हेडिंग बनाइए, लिखो नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक जागृति एवं राष्ट्रवाद का विकास करना था या राष्ट्रवाद का प्रसार करना था। इसके शुरुआती नेता शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन एवं परिवर्तन के पक्ष में थे। परिवर्तन के पक्ष में थे मतलब आंदोलन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण। परिवर्तन किस तरीके से होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। इनकी विचारधारा उदारवाद, स्वतंत्रता, इनकी विचारधारा उदारवाद, स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों से प्रभावित थी। तो विचारधारा कैसी थी इनकी? लोकतंत्र से प्रभावित, लोकतंत्र के सिद्धांत से प्रभावित थी, समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांत और उदारवाद के सिद्धांत। अब इन शब्दों को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। इनकी विचारधारा लोकतंत्र के सिद्धांत से प्रभावित थी, इसका मतलब ये जब सरकार के सामने, शासन के सामने अपनी मांग रखते थे तो वो मांग कैसी हुआ करती थी? लोकतांत्रिक मांग हुआ करती थी। मतलब भारत में शासन हो रहा है तो भारतीयों के लिए शासन हो, इनकी मांगे भी वैसी होती थी। जब समानता की बात है, यहाँ पर समानता के सिद्धांत से ये प्रभावित थे, इसका मतलब ये शासन से ये अपेक्षा रखते थे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस वो रखते थे कि जैसे ब्रिटेन की जनता के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उतना ही समानता का भाव किसके साथ रखा जाए? भारतीय जनता के लिए। ठीक है,
तो समानता। अब समानता कैसे हो जाए भाई? भारत की जनता कैसी है? उपनिवेश की जनता है। लेकिन ये क्या विश्वास ये कैसे विचारधारा रखते थे? ये रखते थे विचारधारा कि जैसे ब्रिटेन के लोगों को अधिकार है, वहां के नागरिकों के पास जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो सुविधाएं उनको मिली हुई हैं, वैसी ही सुविधाएं, वैसी ही समानता भारतीयों। स्वतंत्रता का सिद्धांत मतलब जैसे ब्रिटेन के नागरिकों को अपने अधिकारों की मांग करने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, आप ये शब्द लिखते नहीं हो ना, जो हम डिस्कस कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, वो लिख रहे हो आप? अब सुनो यहां से, स्वतंत्रता में हमने क्या कहा कि जैसे ब्रिटेन की जनता को अपनी मांग रखने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, वैसे ही स्वतंत्रता भारतीयों को भी मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का मतलब विचार और अभिव्यक्ति, इसका मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। 1778 में कौन सा एक्ट आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उस पे किस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया था? विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया कि शासन कैसे भी नीतियां अपनाए, लेकिन आप आलोचना मत करिए। समझ रहे हो? तो भारतीयों इनकी मांग कैसी, अब देखो, जैसी विचारधारा थी उसी के अनुरूप इनका विश्वास भी रहा होगा और वैसे ही इन्होंने डिमांड भी रखी। अगर आपको सिर्फ विचारधारा पता है और अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए नरमपंथी दल के नेताओं की मांगें कैसी थी शासन के प्रति, शासन से उनके प्रति विश्वास कैसा था, आपको नहीं पता है, हमने तो नहीं पढ़ा, अब आप कैसे इसका आंसर लिख सकते हो? विचारधारा अगर अच्छे से समझ ली तो जैसी इनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा से अगर इतने लंबे समय तक उन्होंने उसी विचारधारा से काम किया, 1885 से 1905 तक अगर उसी विचारधारा से काम किया है, इसका मतलब विश्वास रहा होगा, तभी काम किया होगा ना। तो अगर लोकतांत्रिक विचारधारा थी तो कहीं ना कहीं विश्वास कैसा रहा होगा कि वो शासन कैसा है, जनता के हित वाला शासन है, वो हमारी मांगे पूरी करेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता, उदारवाद में इनकी विचारधारा उदारवाद की थी। इसका मतलब उनको क्या लगता था बताइए? उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदार तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात, सही तरीकों से, सही माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाना, ना कि हड़ताल कर देना, विरोध कर देना, क्रांति कर देना, ये सब नहीं, उदार तरीकों से अपनी बात शासन तक पहुंचाना। जब उदार तरीके होंगे मतलब रचनात्मक तरीके होंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क होंगे, तोड़ फोड़ वाले नहीं हो। समझ रहे हो? तो ये इनकी विचारधारा थी। समझ आया? पढ़ो एक बार ये चारों शब्द ध्यान से सभी। और जब ये चारों शब्द पढ़ो, सिर्फ शब्द तक नहीं, इनके मतलब तक भी ध्यान देना। ठीक है, अब इनकी, ये तो हमने लिखा इनके विचारधारा के विषय में। अगला सब हेडिंग बनाइए, क्या था इनका? विश्वास लिखो। अब क्योंकि विचारधारा ऐसी थी तो विश्वास भी कैसा होगा? ब्रिटिश शासन के प्रति अच्छा विश्वास रहा होगा, है ना? समझदार समझते होंगे। लिखिए, नरमपंथी दल के नेता या नरमपंथी विचारधारा के नेता ब्रिटिश शासन को एक न्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन को एक न्यायपूर्ण एवं निष्ठावान शासन
मानते थे ठीक है, उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन जिस प्रकार ब्रिटेन के नागरिकों के लिए विकासात्मक नीतियां बनाता है, उसी प्रकार भारतीयों के साथ भी उचित व न्यायपूर्ण उसी प्रकार भारतीयों के साथ भी उचित व न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। ठीक है, मतलब वैसा ही लिखो, अर्थात अगली लाइन लिखो, अर्थात भारत में भी लोकतांत्रिक एवं एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा? विचारधारा, विश्वास, उसके बाद उनके तरीके क्या थे, तो हेडिंग लिखिए तरीके। अब देखो, जब विश्वास ऐसा था, विचारधारा उदार थी, तो तरीके भी इनके कैसे होंगे? शांतिपूर्ण और उदार तरीके होंगे। तो राइट, तो इनके जो तरीके थे उनको कहा जाता है ट्रिपल पीस, है ना, 3 पीस कहा जाता है। और उसको लिखो हिंदी में, याचिका, प्रार्थना और विरोध। ठीक है, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। अब ये थे इनके तरीके मुख्यतः, ये 3 पीस, याचिका, प्रार्थना और विरोध। अब याचिका का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उनको सही तरीके से याचिका के रूप में, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये भारतीयों के हित में नहीं है, तो आप क्या करो, याचिका दायर करो। उस पर सुनवाई होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा, उचित निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप शासन से कोई सुविधा चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करो, प्रार्थना पत्र लिखकर भेजो, एप्लीकेशन डालो। अभी भी यही होता है ना, आपको शासन से कोई जानकारी चाहिए, कोई भी आप अपनी डिमांड रखते हो, तो कैसे रखते हो? धमकी भरी रखते हो डिमांड, या फिर प्रार्थना पत्र लिखते हो? प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, तो प्रार्थना पत्र। और विरोध कैसे? तोड़फोड़ वाला विरोध नहीं, कि अगर सरकार की कोई नीति है और वो नीति जनता के हित में नहीं है, तो क्या किया जाएगा? सरकार को बताया जाएगा कि आपकी नीति सही नहीं, उस नीति का विरोध किया जाएगा, सरकार का नहीं। ठीक है, उस नीति का विरोध किया जाए और सरकार को बताया जाए, शासन को बताया जाए कि आपकी ये नीति सही नहीं है, और उसके विरोध में अगर बात की जाएगी तो सरकार क्या करेगी? अपनी नीति को परिवर्तित कर लेगी। मतलब सरकार के ऊपर दबाव डाल के वो नीति परिवर्तित करा देना है, ये उनको लगता था। अब एक बात बताइए, ये तीनों ही तरीके क्या होते हैं? क्या ये जो विरोध है, क्या ये आज के समय में दबाव समूह जो पढ़ते हो लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वही वो है कि नहीं है?
है ना। तो दबाव समूह का काम करना, विरोध करना, सरकार की नीति का विरोध करना, ठीक है, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, याचिका के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाना। ये तीनों ही जो तरीके हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, मतलब संवैधानिक तरीके कहा जाता है। कानून की हद में रहकर, कानून की सीमा में रहकर अपनी मांगे पूरी कराना, ये तरीका था उनका। समझ में आई बात। तो लिखो, नरमपंथी विचारधारा के नेता, नरमपंथी विचारधारा के नेता संवैधानिक तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से सुधार के पक्ष में थे। वे कानून की सीमा में रहकर, कानून की सीमा में रहकर अपनी बात शासन तक पहुंचाते थे। शासन तक पहुंचाते थे। समझ आया? हाँ, एक बार पढ़ो ये सारे तीनों पॉइंट्स एक साथ पढ़िए, सभी पढ़ेंगे, ऑनलाइन वाले भी। पढ़िए सभी, ऑनलाइन वाले भी पढ़ेंगे। पढ़ लिया? अब हेडिंग लिखिए, मतलब सब हेडिंग होनी चाहिए। अब लिखो इनकी मांगे, कि किस तरीके की इनकी डिमांड्स थी। योगदान सबसे लास्ट में, ठीक है, और योगदान मैं नहीं लिखवाऊंगी, अभी आगे जब 4-5 क्लासेस और होंगी ना उसके बाद आपसे लिखवाऊंगी। थोड़ा थोड़ा याद, जैसे जैसे चीजें डिस्कस होती रही वैसे वैसे लिखते रहना। योगदान वाला एक पेज लिख के छोड़ देना, ठीक है। जब ये आज वाला लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद एक पेज ऐसे बनाना, इसमें योगदान लिखना ऊपर, कंट्रीब्यूशन, और एक तरफ लिख देना नरमपंथी और एक तरफ गरमपंथी, ठीक है। इस पेज को छोड़ देना और जैसे जैसे योगदान डिस्कस होते रहे वैसे वैसे दोनों साइड में लिखते रहना। तो अभी लिखो मांगे, डिमांड्स। अच्छा अब बताओ, जैसे इनकी विचारधारा थी, जो इनका विश्वास था, विश्वास क्या था, न्यायपूर्ण सरकार है ये, उत्तरदायी सरकार है, ठीक है, ये इनके तरीके थे। तो इनकी मांगे कैसी रही होंगी? हाँ, शासन की भागीदारी की। तो पहली मांग लिखिए, हाँ लिखो, शासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की जाती थी, या भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की गई। अब देखो आंसर लिखने का तरीका, शासन की नीतियों में भारतीयों की हिस्सेदारी और शासन की नीतियां भारतीयों के अनुकूल, ये लाइन याद है सभी को। नीतियां मतलब कैसी कैसी, प्रशासनिक नीति, आर्थिक और सामाजिक। तो मांग कैसी होगी, प्रशासन की अगर बात हुई, ध्यान से समझो इसको, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं इनकी डिमांड्स। तो उद्देश्य इनका क्या था, जैसा उद्देश्य होगा वैसी मांग की होगी इन्होंने। उद्देश्य क्या था कि नीति निर्माण में, नीति निर्माण कैसा हो, भारतीयों के हित में हो। ठीक है,
तो अब इनके जो डिमांड्स होंगी, जो मांगे होंगी, वो भी कैसी होंगी, इनके अनुसार होंगी। तो याद करिए कौन कौन से पॉइंट लिखे थे आपने, प्रशासन, प्रशासनिक नीति, आर्थिक और सामाजिक। चलिए अब इन तीनों को ध्यान रख के सीक्वेंस में इसी तरीके से आप सोचो और बताओ मुझे, मैं यहां पे लिखूंगी, ठीक है। उसको इम्प्रोवाइज करके हम यहां पर लिखते रहेंगे। बताइए, अगर प्रशासन की बात, मैं भी हेल्प करूंगी आपकी, प्रशासनिक अगर नीतियों की बात सबसे पहले की जाए तो प्रशासन में किस किस तरीके का व्यवहार था उनका। हाँ, आपका पॉइंट विधायिका में भारतीयों की भागीदारी, आपका पॉइंट कि भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था उस वो नहीं होना चाहिए, है ना। तब उसको कैसे लिखोगे, चलो लिखो, यहां पे लिखो, वॉयसरॉय की परिषद एवं वॉयसरॉय की परिषद, हाँ नहीं नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये बनाना नहीं है। ये किस हिसाब से लिखा है कि जब आप आंसर लिखते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, जब आपको खुद से लिखना होगा, तो कैसे जो चीज पहले पढ़ चुके हो ना, उनको याद करके सीक्वेंस में आप खुद वो सारी चीजें लिख सकते हो। हाँ जी, अगर ये मांगे, मान लीजिए मैं सीधे सीधे डिक्टेट कर दूं, आपको यही नहीं पता कि किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिक्टेट किया गया है, समझ रहे हो। तो वो मैं चाहती हूं, मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, धीरे धीरे जब मुझे लगने लग जाता है कि क्लास का लेवल अब ऐसा हो गया है कि अब उसे हम वो समझ डेवलप कर सकते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो एनालाइज करके सीक्वेंस में आप कैसे उसको डिटेल में लिख सकते हो, वो तरीका सिखाना चाहती हूँ मैं आपको, ताकि क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए जो आपने सीधे सीधे नहीं पढ़ा हुआ, तब भी आप उसका आंसर लिख दो, ठीक है। तो इनकी जो मांगे थी, ये नहीं लिखना है, ये आप नोट्स में अभी मत बनाना, ये तो मैं रेफरेंस, पिछली स्लाइड का रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखें। अब डिमांड्स लिखेंगे, लेकिन डिमांड्स लिखते टाइम हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, उनके मुख्य उद्देश्य। एक बात बताइए, आप किस तरीके की डिमांड्स रखेंगे, जैसा उद्देश्य होगा वैसे डिमांड रखेंगे ना। तो उनके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे बताइए, नीति निर्माण में भारतीयों का हित हो, ये उद्देश्य था ना। तो प्रशासनिक नीतियां हुई, आर्थिक नीतियां हुई, सामाजिक नीतियां हुई, तो जब ये डिमांड करेंगे तो डिमांड भी तो उद्देश्य वाली डिमांड ही तो करेंगे ना। समझ में आ रहा है अब, ठीक है। चलो अब उधर ही उसी स्लाइड पे, तो इनकी डिमांड में क्या होगा, पहले प्रशासनिक से शुरू करते हैं, मतलब दिमाग में होना चाहिए प्रशासनिक, ठीक है। तो वॉयसरॉय की परिषद एवं प्रांतीय विधायिकाओं में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, उसके बाद मतलब पहली जो इनकी मांग थी वो भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग थी, ठीक है। दूसरा, प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, तो इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि प्रशासन के उच्च पदों पर, ठीक है, लिखो, प्रशासन के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति ठीक है। कहते कि आर्मी में भी उनके साथ भेदभाव होता था भारतीयों के साथ, तो आर्मी में भी ये कहा गया कि जो सेना में जो कमिश्नर रैंक की जो 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 पद होता है वहां पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाए। लिखो, सैन्य प्रशासन में कमीशन या कमिश्नर
रैंक पर भारतीयों को अवसर दिया जाए, भारतीयों को अवसर दिया जाए। ठीक है, अगली मांग, जैसे आईसीएस की परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा, है ना, इसकी परीक्षा कहाँ होती थी, लंदन में हुआ करती थी। तो ये जो नरमपंथी दल के नेता थे, इनकी मांगे क्या थी शुरुआत में, कि वो जो परीक्षा है वो भारत में भी होनी चाहिए। लिखो, ब्रिटेन की तर्ज पर, ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आर्थिक की तरफ, जो इकोनॉमिक, जो उनकी डिमांड्स थी इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड, उसमें क्या होगा कि राजस्व की दरें कैसी होनी चाहिए, उनमें शोषण नहीं होना चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ठीक है, और अकाल के समय किसानों को राहत पहुंचाया जाए। वेरी गुड, देखो आप ही कितने सारे आंसर अब आप ही दे दोगे। ठीक है, नहीं ये होता है और ये होगा। ठीक है, आइडियाज अब अपने आप आपका माइंड आपको बताना शुरू कर देगा कि यहाँ क्या क्या आएगा। लिखिए पहला, एक तो ये मांग की गई कि भारत में, मतलब संपूर्ण भारत में स्थायी बंदोबस्त वाली जो नीति थी, भू राजस्व नीति थी, उसको सीमित तरीके से सारे भारत में लागू किया जाए। ठीक है, ताकि बार बार जैसे बाकी जो पॉलिसीज थी है ना, वहां पे क्या होता था, बार बार रेवेन्यू रेट्स चेंज करना, तो उससे परेशानी होती थी किसानों को। तो उन्होंने कहा भू राजस्व की एक ही नीति लागू कर दो। लिखो, भारत में, भारत के सभी हिस्सों में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू करना। अगला पॉइंट लिखिए, किसानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व, किसानों पर लगाया जाने वाला भू राजस्व कम किया जाए। ठीक है, अब इनका क्या मानना था कि जमींदार क्या करते हैं, ये शोषण करते हैं किसानों का। तो जो जमींदारों की जो शोषणकारी नीति है, उनके विरुद्ध सरकार क्या ले, एक्शन ले। ठीक है, लिखो, जमींदारों की शोषणकारी नीति से, जमींदारों की शोषणकारी नीति से किसानों की सुरक्षा करना, किसानों की सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करेंगे कि अगर किसान उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है और सरकार के पास जब कोई याचिका जाती है, तो सरकार उस जमींदार को पनिशमेंट दे और किसान के हित में एक्शन ले। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, अब ये तो हुआ किसानों के लिए, अब व्यापार के लिए भी होना चाहिए। लिखो, भारतीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान की जाए, सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी, आयात शुल्क बढ़ाकर। आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो बाहर से चीजें महंगी आएगी, तो भारत के जो व्यापारी हैं, भारत का जो सामान है भारत में जो बन रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ब्रैकेट में लिख दीजिए, आयात शुल्क बढ़ाकर।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निर्यात शुल्क की दरों में कमी करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देना, निर्यात में वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी इस टाइम पे कि वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इंडियन जो गुड्स थे उनको ब्रिटेन में एंट्री करने से रोका जा रहा था, और भारत में आयात की दरें इतनी कम कर दी थी, आयात शुल्क इतना कम कर दिया था कि ब्रिटेन से जो सामान था वो बहुत सस्ता भारत में पहुंचता था। तो भारत के जो उद्योग थे वो नष्ट हो रहे थे, व्यापार नष्ट हो रहा था भारत का। ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक नीतियों के लिए क्या कहा गया? ये जो राष्ट्रवादी नेता थे इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश की नीतियां हैं वो औपनिवेशिक नीति है। कैसी नीति है? औपनिवेशिक नीति है भारत के साथ। मतलब भारत के संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित के लिए किया जा रहा है, भारत के धन का निष्कर्षण हो रहा है कहां के लिए? ब्रिटेन के लिए। तो उसे रोका जाए। लिखो, लिखो, नरमपंथी विचारधारा के नेताओं का यह मानना था कि ब्रिटिश द्वारा लागू आर्थिक नीतियां औपनिवेशिक नीतियां हैं, औपनिवेशिक नीतियां हैं। इसलिए भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है। अतः इन्होंने शासन से यह मांग की, कि भारत को एक कच्चे माल के निर्यातक की भूमिका से हटाया जाए और भारत में उद्योगों का विकास किया जाए। भारत कैसा बन रहा था? कच्चे माल का निर्यातक बन गया था सिर्फ, है ना? तो उन्होंने कहा कि भारत को ये कच्चे माल का निर्यातक जो आपने बना के रखा हुआ है इसकी भूमिका से हटाइए, भारत में ही उद्योगों की स्थापना करिए, उद्योगों का विकास करिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, इन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भारत से धन के निष्कर्षण को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, भारत से धन के निष्कर्षण की आलोचना की गई। इनके द्वारा भारत से धन के निष्कर्षण की आलोचना की गई।
ठीक है, जब इन्होंने ये आलोचना करना शुरू किया कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, वो भारत से जो धन है, जो जो संपत्ति है, उसको ड्रेन करके कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। भारत को सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना के रखा हुआ है, इंडस्ट्रीज आपकी ब्रिटेन में डेवलप हो रही हैं। जब ये बात उन्होंने बार बार कहनी शुरू की, ध्यान देना, जब ये बात उन्होंने बार बार कहनी शुरू की और इन बातों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना, भाषणों के माध्यम से जनता तक फैलाया, तब उनको समझ में, जनता को समझ में आने लगा कि ये हमारे ऊपर कैसी नीतियां हैं, औपनिवेशिक नीतियां हैं, ये शोषणकारी नीतियां हैं। ये जो कुछ भी, जितना भी कृषि उत्पादन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है और भारत का इससे कोई भला नहीं होने वाला। भारत का प्राकृतिक संसाधन है, भारत का मानव संसाधन है, और डेवलपमेंट कहाँ का हो रहा है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटेन की सरकार से कहना शुरू किया कि आप भारतीयों की मेहनत पर ब्रिटेन में विकास कर रहे हो, भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज चला रहे हो, भारत के कच्चे माल से वहां की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। अगर आप वाकई में सभ्य थे, ठीक है, अगर आप वाकई में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले थे, तो आपके लिए ब्रिटेन की जनता में और भारत की जनता में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आपके लिए दोनों जनता एक समान होनी चाहिए। बार बार जो वहां की जो महारानी थी, ठीक है, ये वहां का जो शासन था, उसको रियलाइज कराने लगे ये राष्ट्रवादी नेता उन्हीं की भाषा में, कि आप कहते हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो ब्रिटेन में, ये भारत में कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बताइए। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया है सिर्फ, और ये रॉ मटेरियल अगर इंडिया में ही यूटिलाइज हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो जाए। तो आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, आप किसानों को ये वाणिज्यीकरण के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, किसानों को ऐसी फसल उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि उनको अच्छा मूल्य मिले। देखो, काम करा रहे थे अपना, और क्या, किस तरीके के विचार फैला रहे थे कि हम ऐसी फसलें उगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जिसकी उन्हें बाजार कीमत ज्यादा मिले। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ये जो था, जो भी चीजें बन रही थी, यहाँ पे उपज हो रही थी, वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रही थी। तो इंडियंस ने कहना शुरू किया, जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने कहना शुरू किया कि आप वो क्या कर रहे हो, अपने पक्ष में जवाब दे रहे हो। वास्तविकता क्या है कि भारतीय संसाधनों का दोहन हो रहा है ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, और यूपीएससी ने ऐसे ही पूछ दिया क्वेश्चन कि क्या आप इस बात से कितने सहमत हैं कि भारत के संसाधनों की सहायता से ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ, या भारत के संसाधनों ने भारत के कच्चे माल के द्वारा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। तो आपको इसी वे में इसका आंसर देना है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, रिलेट करके क्वेश्चन पूछती है, कनेक्ट करके पूछती है, सीधे सीधे नहीं पूछेगी, समझ गए। तो ये हुआ आर्थिक नीति के लिए इनकी डिमांड्स कैसी थी। अब सामाजिक नीतियों के लिए डिमांड कैसी होगी बताइए। ये तो आर्थिक नीतियों के लिए नरमपंथी जो राष्ट्रवादी नेता थे उनकी मांगे थी। अब सामाजिक नीतियों के लिए कैसी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, और भारतीयों को भी समानता, भारतीय जनता को भी वैसा ही समान अधिकार दिया जाए जैसे ब्रिटेन की जनता के पास है। भारतीयों को भी स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो अपने विचार रख सके, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की। लिखिए, भारत में सामाजिक नीतियों के दृष्टिकोण से, सामाजिक नीतियों के दृष्टिकोण से आधुनिक शिक्षा के प्रसार की मांग की गई। आधुनिक शिक्षा के प्रसार की मांग की गई। शासन से यह मांग की गई
कि यह मांग की गई कि वह भारत की जनता को भी ब्रिटेन की जनता के समान अवसर दे। भारत की जनता को भी ब्रिटेन की जनता के समान अवसर दे। भारतीयों के, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों के विचार और अभिव्यक्ति के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई। भारतीयों के विचार एवं अभिव्यक्ति के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, इत्यादि। कंप्लीट तो हुआ नहीं क्योंकि और भी डिमांड्स थी, लिखो एटसेट्रा इत्यादि। हाँ बताइए। देखो बिल्कुल भारत है, कैसे मैं बताती हूँ। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, और ब्रिटेन के जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल तो हो ही रहा था, ठीक है। वहां के संसाधन क्या, कोल रिजर्व हो गया, आयरन रिजर्व हो गया, ठीक है, वहां का। तो उनसे क्या होगा, उससे तो इंडस्ट्री रन करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन वस्तुओं का निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहां से आएगा? अब या तो वो रॉ मटेरियल सारा का सारा ब्रिटेन में हो, तो ब्रिटेन की लोकेशन देखिए आप कहां पर है, समझ रहे हो आप? मैप में ब्रिटेन की लोकेशन देखिए, वहां की वेदर कंडीशन देखिए, जिस तरीके का मटेरियल वो वहां बना रहे थे, क्या उस तरीके का मटेरियल के लिए वहां पे प्रोडक्शन होना पॉसिबल था? नहीं, नहीं था पॉसिबल। अब उसके लिए क्या किया जाए, अपने उपनिवेशों के संसाधनों का उपयोग किया जाए। अब ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे वो कहां कहां थे? अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। और इनमें से भी भारत ब्रिटेन का, हाँ, नॉर्थ अमेरिका में तो उनका बहुत सारी पोजीशन वैसे ही खाली हो गई थी, अमेरिका बन गया था। भारत, ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उनमें से भारत सबसे ज्यादा समृद्ध उपनिवेश था, मानव संसाधन की दृष्टि से भी और प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भी। क्यों? क्योंकि भारत की लोकेशन ही ऐसी है, भारत की ज्योग्राफिकल जो वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, उससे क्या होता है, हर मौसम के हिसाब से भारत के अंदर जो वनस्पति हो गई या बाकी जो फसलें हैं उनका उत्पादन हो गया, सारा पॉसिबल है भारत के अंदर, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि सारे मौसम भी भारत में है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी है, तो उसके हिसाब से इनको ऐसी कोई भी चीज ऐसी बची नहीं थी जिसका उत्पादन भारत में ना होता हो। वो ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल था इस चीज के लिए। इंडिया एक बहुत फेवरेबल उनके लिए कॉलोनी थी, बहुत ही फायदेमंद उपनिवेश था भारत उनके लिए भौगोलिक दृष्टिकोण से। अब वहां की जनता को भी नियंत्रित कर लिया, तो भौगोलिक संसाधन साथ में मानव संसाधन, और दोनों का उपयोग करके यहां से रॉ मटेरियल गया ब्रिटेन, वहां उस रॉ मटेरियल से वस्तुओं का निर्माण हुआ, और वो वस्तुएं बन के फिर यूरोप में भी जाती थी, एशिया में भी आती थी। एशिया में भी उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट क्या होगा बताइए? अब बाकी सारे देश देख लीजिए, उस समय भारत का हिस्सा कितना बड़ा था, भारत को देखिए उस समय, है ना। आज बांग्लादेश है, उस समय बंगाल था, समझ रहे हो। म्यांमार तक उनका कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, है ना। तो भारत एक बहुत बड़ा उपनिवेश था उनके लिए, बहुत फायदेमंद उपनिवेश था, और एक बड़ा बाजार भी था क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत बड़ा था। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल कि वहां के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है,
ठीक है, इसीलिए आखिरी तक वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत जो है उनके हाथों से निकले, ये उपनिवेश उनके हाथों से जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो। ये तो दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां अपने आप पूरी वर्ल्ड वाइड ऐसी बनती चली गई कि विउपनिवेशीकरण की शुरुआत हो गई, डिकोलोनाइजेशन हुआ। तो तब जाके इनके ऊपर जब दबाव बनने लगा ब्रिटेन के ऊपर कि मुक्त करो उपनिवेशों को, मुक्त करो उपनिवेशों को, दूसरी तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठने लगी, दूसरी तरफ खुद भारत से स्वतंत्रता की मांग हो रही थी। तब ब्रिटिशर को लगा कि अब भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब भी आखिरी तक प्रयास कर रहे थे कि भारत क्या बन जाए, भारत एक ऐसा देश बन जाए जो ब्रिटेन की अधीन रहकर शासन करे। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने फिर उस चीज को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये था। एक पॉइंट लिख लीजिए, अब क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का रेफरेंस आया है ना, तो अब एक पॉइंट यहां पे लिखिए कि अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, भारत में भी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं की बात रखी गई। मतलब शासन से कह दिया कि अगर आप भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो भारतीय कर नहीं देंगे। ठीक है, आप भारत के आंदोलन देखना 1915 के बाद से भारत के जो आंदोलन होंगे वो नाम देखना, असहयोग, कि शासन में हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। जैसा नाम है ना वैसे ही काम, कि हमें पता है भारतीयों के सहयोग के बिना आपका शासन नहीं चलने वाला, तो मार पिटाई तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हम शासन में आपको सहयोग करना बंद कर देंगे। आप और तो छोड़िए, भारत के जो धोबी थे उन्होंने भी कहा कि हम आपके कपड़े तक भी नहीं धोएंगे, खुद ही धो। ठीक है, खाना भी खुद ही बनाओ, अपने सारे काम खुद करो, शासन खुद ही चलाओ। जो जितने भी जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, सब स्कूल कॉलेजों से बाहर आ गए, कह रहे खुद ही पढ़ा लो। वकील थे वो कोर्ट से बाहर आ गए, हम नहीं जा रहे। तो शासन करना मुश्किल कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हम नाराज थोड़ी ना हो रहे, मतलब हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। आप कह रहे हो कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है, तो आप कर लो खुद शासन। असहयोग। दूसरा, सविनय अवज्ञा, मतलब विनय पूर्वक, बड़ी विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे, अवज्ञा करेंगे हम। अब क्या होगा, आप हमें उठा के जेल में भर दोगे तो भर दो जेल में, उसकी भी लिमिट है, कितने लोगों को जेल में भर दोगे, कैपेसिटी देखी जाएगी। जेलें भर दी ब्रिटेन के शासन ने, समझो। तो भारतीयों के आज्ञा के देखना, जैसे जैसे जो स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा आपको लगेगा कि हाँ क्या ही नेतृत्व थे वो। ठीक है, कैसे कैसे नेता थे वो सही में, वरना ब्रिटेन को ऐसे फोर्स से थोड़ी ना भगाया जा सकता था। चलिए, तो लिख लिया ना ये। तो ये हो गया उनका सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक, ठीक है, दृष्टिकोण से अलग अलग डिमांड्स, उनकी मांगे। अब एक बात बताओ, अब योगदान अगर यहां से देखने हो इनके नरमपंथी विचारधारा के, तो योगदान क्या देखोगे? जो इनकी डिमांड्स रही, उन डिमांड्स को काफी हद तक ब्रिटिशर ने पूरा किया। ठीक है, तो विधायी परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया गया? अधिनियम आए थे ना, 1892 भी आया, उसके बाद 1909 भी आया। हालांकि ये बात अलग थी कि 1909 में उन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दिया, मुस्लिम जनसंख्या के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र भी जोड़ देगी। ठीक है, हम तुम्हारी मांग तो पूरा करेंगे, लेकिन साथ में एक क्लॉज और जोड़ देंगे, एक तो नहीं होने देंगे हम हिंदू मुस्लिमों को। आगे आगे की एक एक चीज पढ़ना, आपको लगेगा, आपको ऐसा विजुअल इंपैक्ट क्रिएट होगा, ऐसा लगेगा एक तरफ ब्रिटिशर खड़े हैं, एक तरफ भारतीय खड़े हैं, एक बार भारतीय अपना काम कर रहे हैं, फिर ब्रिटिशर अपना काम कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं, मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है लेकिन हमें तो हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक, तो ये हुआ। अब कुछ नेताओं के नाम लिख लीजिए।
मॉडरेट लीडर्स, नरमपंथी नेता। नाम लिखते चलना, ठीक है, और पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं, ऐसे सीक्वेंस में लाइन से लिखना। और आप अपनी कॉपी में जब ये नया पॉइंट शुरू करते हो तो ये ऐसे क्रॉस का साइन मत बनाया करो, ठीक है, हाँ, एरो बना दो, क्रॉस मत बनाओ। क्लियर? ऐसा कोई भी सिंबल अपनी कॉपी में आंसर में यूज मत करो अभी भी, एग्जाम में भी, ठीक है, जो एग्जामिनर को नेगेटिव लगे। समझ रहे हो? कोई भी नेगेटिव सिंबल यूज नहीं करना, ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं करना, लिख दिया लिख दिया, ठीक है, पहले ही ध्यान से लिखो। लिखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें MG रानाडे के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, महादेव गोविंद रानाडे, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इत्यादि। पढ़ो फटाफट सारे नाम एक बार, जी सुब्रमण्यम अय्यर इत्यादि। पढ़िए सारे नाम, बोल बोल के पढ़िए, आपको खुद सुनाई देना चाहिए। ऑनलाइन में भी सभी नाम पढ़िए सारे। वेरी गुड, हुआ याद? हो गए याद? लगभग हो गए। चलो अभी देखते हैं कितने याद हो गए। नोट्स बंद कर दो। नोट्स बंद कर दिए जाएं अभी। हो गए? वो नोट्स बंद करने की भी बहुत अलग होती है ना अदाएं बच्चों की, ऐसे कॉपी बंद होती रहती है कि आखिरी तक एक शब्द और दिख जाए बस, ठीक है। तो अब नोट्स बंद हो गए ना सभी के? पक्की बात है, ईमानदारी से। अब चलो बताओ। व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, देखो सहयोग से बताए जा रहे हैं ये। अब आप सब साथ एक साथ नहीं बोलेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अच्छा दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। हाँ, ऐसे तो याद नहीं किया था, एक तू याद कर ले, एक तू याद कर ले, एक तू याद ऐसा तो नहीं किया ना? याद हो गए ना सारे? अच्छा, किसको सारे याद हो गए? कुछ ही तो लिखे हैं हमने। हाँ, थोड़े से ही तो हैं ये। चलो बताओ कितने याद है, जरा देखें मेमोरी।
हाँ चलो। सहयोग से आंसर पूरा हुआ है। मेंस में भी ऐसे लिखना, एक आंसर मैंने लिख दे, अब मेरी कॉपी में तू लिख दे, है ना? चलिए, मतलब आप क्या सोच रहे हो, ऐसे बराबर में तो उसकी कॉपी में देख देख के लिख लूंगा मैं आपको पहले बता देती हूँ एक सच्चाई, आपके बगल वाला जो भी लिखेगा सब गलत लिखेगा। कॉपी किसी की तरफ, किसी की कॉपी में ध्यान नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, अगल बगल में जितने भी बैठे हैं किसी को सही नहीं आता, क्योंकि जहां आपने देख लिया कि इतनी इसकी कॉपी इतनी भर गई, वहीं ये जो है ना, ये प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये किसी की ओएमआर कॉपी देख लोगे ना, ओएमआर शीट, अच्छा इतने गोले भर दिए इसने, ठीक है, टेंशन हो जाती है ना, वो काम ही नहीं करना। पहले दिमाग में बिठा के रखो, कुछ नहीं आता, मुझे ही आता है बस, फिर हो या ना हो अलग बात है। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में खुद को पॉजिटिव रखने के लिए जो सोच सकते हो सोच लो, क्या ही हो जाएगा भाई। क्योंकि पूरे साल भर, 2 साल भर, 3-3 साल बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के टेंशन ले ली, घबराहट हो गई, एक दूसरे को देखकर ही घबरा गए, पूरे साल की मेहनत खराब है। तो थोड़ी देर के लिए सोच लो ना, क्या बिगड़ रहा है, क्या हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आपका रिजल्ट वो होगा जो उस 2 घंटे में आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये नहीं कि 2 साल में क्या पढ़ा है, कई बार बहुत पढ़ने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाते। क्लास का टाइम हो गया है? पता ही नहीं चला। गर्मपंथी विचारधारा तो रह गई, चलिए ठीक है, उसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आएंगे, पूरा पता है मुझे, ठीक है। चलिए ऑनलाइन में भी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।